हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम बीए फाइनल वालों को हिंदी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाएंगे आज मुक्तिबोध के बारे में। जैसा कि हमने इसके अगले वीडियो में प्रगतिवाद पढ़ा था। प्रगतिवाद में जो है मुक्तिबोध का नाम सुने होंगे आपने, क्योंकि प्रगतिवाद में जो थे नागार्जुन, केदारनाथ और शमशेर और मुक्तिबोध और त्रिलोचन का नाम सुने थे। लेकिन जो 3 कवि थे वो प्रगतिवाद में तो रह गए, लेकिन इसमें से जो मुक्तिबोध थे और शमशेर थे, इन्होंने फिर बाद में क्या हुआ, नई कविता में स्थान ग्रहण कर लिया। इसीलिए इन्हें विशुद्ध प्रगतिवादी कवि भी कहा गया। आज इनका हम जीवन परिचय मुक्तिबोध के बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे कि ये कौन से कवि, क्योंकि इसके पहले जो आपका वीडियो बना था वो अज्ञे का था, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनकी 5 कविताएँ थी जो कंप्लीट हो गई हैं। अब इसमें दूसरे कवि हैं आपके सिलेबस में मुक्तिबोध। अब मुक्तिबोध के बारे में आज जानेंगे कि मुक्तिबोध जो हैं प्रगतिवाद कवि के प्रगतिवाद में रह चुके हैं, और इनका जो परिवार और परिवेश जो था, ये गजानन मुक्तिबोध का जन्म महाराष्ट्रीय कुलकर्णी ब्राह्मण परिवार में 13 नवंबर 1917 ईस्वी को, जैसा कि दिया है कि जन्म इनका 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी को श्योरपुर जैसे शिवपुरी नाम से जाना गया, शिवपुरी जिला ग्वालियर और मध्य प्रदेश में हुआ था। मुक्तिबोध इनकी वंश परंपरा में चला आता हुआ उपनाम है। ये जो मुक्तिबोध है इनकी वंश परंपरा से चला आ रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि किसी के वंश में कुछ भी पहले से लगाते हैं उसको बताएंगे नेताजी, या बहुत लोग कहते हैं कि अरे पंडित जी। जैसे उपनाम शुरू से ही चला आता है, जो वंश में कहते हैं, उनके परिवार में जितने भी लोग जुड़ते जाते हैं वो उनकी नाम के पीछे लग जाता है। तो ये जो मुक्तिबोध था इनकी वंश परंपरा से ही चला आ रहा था। जैसा कि जो इनके पूर्वज द्वारा लिखते थे कि किसी पूर्वज द्वारा लिखे गए आध्यात्मिक ग्रंथ मुक्तिबोध के आधार पर पढ़ा। शिशु गजानन के जन्म, क्योंकि इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है, तो इसमें गजानन जो हैं जब बचपन थे उस समय, जन्म के समय पिता श्री माधव मुक्तिबोध ग्वालियर में पुलिस सब इंस्पेक्टर थे। इनके पिताजी ग्वालियर में सब इंस्पेक्टर थे। उन दिनों मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त इंस्पेक्टर जमींदार या तालुकेदार की तरह प्रभाव युक्त एवं सम्मानित व्यक्ति होता था। पुलिस अधिकारी के रूप में रोबीले, दबंग एवं सिद्धांत प्रिय पिता का प्रभाव मुक्तिबोध के बालपन पर गंभीरता के रूप में आया। जैसा कि आप देखा गया है कि परिवार में अगर जैसा बच्चे देखते हैं वैसा ही उनके अंदर भी पनपने लगता है, वही चाल चलन, वही ढंग कहते हैं। उसी में इन्होंने कहा कि अपने पिता का जो प्रभाव था वो मुक्तिबोध पे बालपन से ही पड़ने लगा। उनकी माता जो श्रीमती पार्वती बाई ईशागढ़ बुंदेलखंड में एक उच्च वर्गीय ब्राह्मण परिवार की थी। वे पूजा पाठ, व्रत एवं पर्वों में विश्वास करती थी। इनकी माता जी पहले की 2 संतानें के जीवित न रह पाने के कारण तीसरी संतान के रूप में बालक मुक्तिबोध को पाकर उनके माता पिता उन पर विशेष स्नेह एवं वात्सल्य की दृष्टि रखते थे, क्योंकि इनके पहले जो थे दूसरे 2 बच्चे जो थे इनके माँ के वो मतलब नहीं रहे। इसके बाद जो मुक्तिबोध हुए इनको मतलब ज़्यादा ही स्नेह वात्सल्य मिला। मुक्तिबोध का बचपन अति स्नेहशील और विलासितापूर्ण वातावरण में बीता था। कड़ियल स्वभाव, सिद्धांत प्रियता तथा गंभीरता उन्हें अपने पिता और पितामह दादाजी से संस्कार रूप में मिली है। उनके पितामह श्री गोपाल राव जी पुलिस विभाग में दफादार थे, और उन्होंने अपने पुत्र मुक्तिबोध के पिता, जैसे माधव मुक्तिबोध उनके जो पिता थे मुक्तिबोध के, उनको उसी विभाग में सेवा करने के लिए प्रेरित किया था। माता पिता के संस्कारों से किशोरावस्था में ही गजानन मुक्तिबोध में आस्था, धैर्य एवं आत्मविश्वास जागृत होता गया। किंतु आगे चलकर पिताजी जो श्री माधव इनके जो पिताजी थे तथा बुआ अत्ता बाई के कड़े अनुशासन की प्रतिक्रिया के रूप में उनमें जुझारू व्यक्तित्व जन्म लेने लगा। और मुक्तिबोध द्वारा सृजित सृजन क्षण इनकी रचना है। सृजन क्षण और आत्मसंवाद शीर्षक कविताएं उनके व्यक्तित्व पर एकदम सार्थक उभरती है। जैसे कि उनके उसमें कुछ पंक्तियां हैं कि मैं हूँ नम्र धूल के कणसा, मैं अजस्र पृथ्वी के मनसा, घन मृतकण में सृजन क्षण में मलिनों में रह अग्निबिंदु हूँ, जीवन की सौंदर्य शक्ति में नभो बिहारी शरद इंदु हूँ, सत्य की व्याख्या स्वयं हूँ जो सदा है शोधनीय। कहते हैं कि मैं खुद हुई हूँ, सफल हूँ, पथभ्रष्ट हूँ, अविजय हूँ, आधीन हूँ मैं महाशोधक महाशय, सत्य जल का मीन हूँ मैं, सत्य को मैं अंश और
मैं स्वप्न को ही परम सृष्टा। इस कविता के बारे में कवि टिप्पणी करता है कि यह एक नाटकीय आत्मसंवाद है। जो कोष्टक में है वे यथार्थ आत्मस्वीकृतियाँ हैं और जो उसके बाहर में है उसके यथार्थ रैशनलाइजेशन, जैसे कहते हैं कि युक्तिपूर्वक व्याख्या है। ऐसा कवि ने अपने बारे में कहा कि उनका अंदर से जो क्रांतिकारी व्यक्तित्व ऊपर से बड़ा शांत और संयत था। इस ओर इशारा करते हुए श्री जीवनलाल विद्रोही लिखते हैं कि मेरा दावा है कि बिना उन्हें देखे इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती कि एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व इतना शांत और संयत हो सकता है, क्योंकि देखने से वो शांत सरल और मतलब स्वभाव से बिल्कुल संयम थे, शालीन थे, लेकिन वो अंदर से उतने ही विद्रोही और क्रांतिकारी थे। जैसा कि इन कवियों ने कहा कि ऐसा उनको देखने से नहीं कहा जा सकता कि उनके अंदर ऐसा, इतने देखने में शांत दिखने वाले के अंदर ऐसा मतलब कि क्रांतिकारी व्यक्तित्व भी है। उनके पिताजी के सेवा से अवकाश ग्रहण करने के बाद पूरे परिवार पर आर्थिक विपन्नताओं, अभावग्रस्तता का दबाव बढ़ता गया। जैसा पिताजी जो थे सब इंस्पेक्टर थे, उनका देहांत होने के बाद तो क्या होता है, परिवार जिम्मेदारियों से जूझने लगता है और आर्थिक स्थिति थोड़ा सा बिगड़ जाती है। तो उस समय का वर्णन कहते हैं कि पूरा जो इनके जो आत्मसंघर्ष की ओर अग्रसर होता गया है, अभावग्रस्तता जो होती है, विषम परिस्थितियाँ हो जाती है, वो सभी के जीवन में ऐसा आता है। लेकिन उस समय उनके छोटे भाई शरद चंद्र मुक्तिबोध ने उनके बचपन की अवस्था का जो उल्लेख किया है वह उनके आत्मसंघर्ष एवं कविता का विद्यमान फैटेंसी को समझने में सहायक है। भैया बहुत लाड़ प्यार से पाले थे। उनका जो छोटा भाई था उनके बारे में मतलब लिखते हैं कि भैया का क्या हुआ, मतलब उस समय कैसा जीवन रहा कि पहले 2 लड़के गुजर जाने से माता पिता उन्हें आँख से ओझल नहीं होने देते थे। भाई साहब बड़े जिद्दी बन गए थे और रोया करते थे। बाहर अदली संभालते और घर पर नानी। पिताजी रियासती पुलिस सब इंस्पेक्टर थे, यानी गाँव के ही राजा ही थे, इसलिए भाई साहब की खुशामद सब जगह होती थी। मैट्रिक और इंटर तक पहुँचने पर पूरे परिवार की प्रशंसा के वे केंद्रबिंदु बन गए थे। हमारे घर के वे पहले पढ़े लिखे आदमी थे, उनकी सब ज़रूरतें पूरी की जाती थी। अब शिक्षा संस्कार जो था इनका, गजानन माधव की शिक्षा जो है उज्जैन के अपर प्राइमरी स्कूल से आरंभ हुई, किंतु पिता के स्थानांतरण के साथ साथ मिडिल स्तर तक शिक्षा उन्होंने कई विद्यालयों एवं स्थानों पर रहकर प्राप्त की। पिता के सेवा मुक्त होने के बाद उन्होंने अपनी निसंतान बुआ अत्ताबाई के साथ उज्जैन में रहकर माध्यमिक कक्षाओं की शिक्षा प्राप्त की। अत्ताबाई उन दिनों उज्जैन के MT हॉस्पिटल में नर्स थी, अतः आरंभिक एवं मिडिल स्तर की शिक्षा पिताजी के साथ रहकर विभिन्न स्थानों पर प्राप्त करने के उपरांत मुक्तिबोध जो थे एंट्रेंस परीक्षा सन 1930 में उज्जैन से उत्तीर्ण की। इनका जो कविता का संस्कार, मुक्तिबोध में कविता का जो संस्कार उज्जैन के विद्यार्थी जीवन में ही आने लगा। जब ये वहाँ से पढ़ के आते हैं, जब एंट्रेंस पास कर लिया इन्होंने, फिर ये मुक्तिबोध जो कविता का संस्कार जो था उनका उज्जैन में जब विद्यार्थी जीवन था उसी समय आने लगा। उस समय मालवा और बुंदेलखंड के सुरश्री महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन के रोमानिक गीतों का विशेष प्रभाव था। इस समय छायावाद और प्रगतिवाद का संधिकाल था, जब मुक्तिबोध अपने सहपाठी वीरेंद्र कुमार जैन तथा प्रभाव चंद शर्मा के साथ विरह और करुण के गीत लिखने के अतिरिक्त मार्क्सवादी चेतना की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि उस समय छायावादी कवियों का था। छायावादी कवियों के बारे में उस समय पढ़ते थे और उसका बहुत बड़ा असर हुआ और ये क्रांतिकारी जो कविताएं लिखते थे वो विद्यार्थी जीवन से ही लिखने लगे। और इन्होंने किशोरावस्था में प्रथम प्रेम का अनुभव उज्जैन में रहते हुए किया था, जो उनके गीतों की रोमानी संवेदना के माध्यम से प्रकट होता है। शांताबाई से उनका परिचय यहीं हुआ था, जो धीरे धीरे प्रगाढ़ प्रेम में परिवर्तित हो गया। ब्राह्मण परिवार की कुलीनता और पुरातन रूढ़ियों को तोड़कर मुक्तिबोध ने पारिवारिक असहमति एवं विरोध के बावजूद 1939 ईस्वी में शांताबाई के साथ अंतर्जातीय विवाह, जिसको ये तो अंतर्जातीय किया था क्योंकि उनके कास्ट में नहीं थी शांताबाई, उनकी मतलब जो जिस जाति के थे उस जाति की नहीं थी, बल्कि ये अंतर्जातीय विवाह किए। और ये प्रेम विवाह भी कहा जा सकता है कि प्रेम विवाह था कि और कवि के परिवर्तित जीवन में दिखाई पड़ने वाला विद्रोही व्यक्तित्व इन्हीं घटनाओं की देन है। चूँकि अंतर्जातीय विवाह का परिवार के लोग विरोध करते थे, इसलिए वे परिवार में असंपृक्त एकाकी जीवन व्यतीत करने वाले जिद्दी और चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। किशोरावस्था की उनकी गंभीरता तथा एकांत प्रियता का उल्लेख उनके छोटे भाई शरणचंद्र भी एक लेखक हैं जो इनके छोटे भाई थे, और उन्होंने जो इनके बारे में कुछ वर्णन किया है उसमें भाई साहब अत्यंत भावुक, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के सरल उदार थे। इतने ही नहीं, एकदम आत्मकेंद्रीय और हर जिद पर कायम रहने वाले बन गए थे।
जीवन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया बौद्धिक और तटस्थ नहीं थी, तीव्र भावात्मक होती थी। ऐसी आत्मलीन प्रवृत्ति, मन की ऐसी उड़ान और निजी परिस्थितियों में संबंध में ऐसा गहरा अज्ञान कि उसका पहला बार लगते ही भाई साहब का व्यक्तित्व क्या होता है, मतलब ऐसा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व क्या हो गया, बाद में दुखी होने लगा। ऐसा शरतचंद्र इनके छोटे भाई जो हैं इनका वर्णन करते हैं, इनके बारे में कहते हैं। और वहीं पे कहते हैं कि इनका व्यक्तित्व सरल नहीं था, पेचीदा था, और इस पेचीदेपन का कारण उन्हें जीवन की परिस्थितियां थी। शरद द्वारा मुक्तिबोध से कही ये बातें यह संदर्भ में रिमार्केबल है कि भाई साहब रिबेल हैं, इसलिए निर्वासित, एक्सलेंट भी है। माता पिता हम 4 भाइयों का आपसे संबंध है। आपका प्रेम भाव गहरा अखंड बना हुआ है, किंतु आपकी आत्यंतिक आत्मनिष्ठ प्रवृत्ति और उग्र आत्माभिमान आपको प्रत्यक्ष पारिवारिक जीवन से और उनके बंधनों से जोरों से दूर धकेल दिया जाता है। जैसे होलकर कॉलेज इंदौर में बीए की परीक्षा इन्होंने 1948 ईस्वी में उत्तीर्ण करने के बाद गजानन मुक्तिबोध यहाँ मॉडर्न स्कूल में अध्यापक बन गए। फिर कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त गोर्की, टॉलस्टॉय, स्पिसन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कृतियों का अध्ययन उन्होंने इंदौर में ही रहकर किया। कामायनी के अध्ययन की प्रेरणा भी मुक्तिबोध की इन्हें दोनों मिली। उज्जैन में रहते समय ही अकेले या फिर दोस्तों के साथ अंधेरे में रात देर तक घूमना, बीड़ी सिगरेट पीना तथा अधिक चाय पीने की मुक्तिबोध की आदतें इंदौर में ही बनी रही। यह भावग्रस्त जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था उनकी कविताओं में भी वर्णित है। उन्होंने इसका वर्णन किया है कि बस तभी तलब लगती है बीड़ी पीने की। आप अक्सर मुक्तिबोध का पिक देखेंगे या फिर कहीं वीडियो देखेंगे, उनका फ़ोटो देखते हैं तो वो अक्सर सिगरेट पीते हुए दिखाई देते हैं, और शायद बहुत पीते भी थे। और उस समय बस तभी तलब लगती है बीड़ी पीने की, मैं पूर्वाकृति में आ जाता, बस चाय एक कप मुझे गरम को दे दे, कोई दे दे, ऐसी तैसी उस गौरव की जो छीन चले मेरी सुविधा। मित्रों से गप करने का मज़ा और ही है, वे गरम चिलचिलाती सड़कें 100 बरस जिए, मैं परिभ्रमण करता जाऊंगा जीवन। वो कहते हैं कि ये जो गौरव है, ये जो मतलब हमको सम्मान ही ऐसा है, उसकी कोई भी कीमत नहीं। जो कितनी भी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ये मित्रों को उन्होंने बहुत वरीयता दी है। शायद इन्होंने मित्रों पे कविता भी लिखी है, आत्मा के मित्र मेरे, मित्रता पे इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं। लेकिन इन्होंने देखिए मित्र को कहा कि मित्र अगर रहें तो मैं परिभ्रमण करना चाहूँगा जीवन भर, पूरी जीवन भर मैं क्या करना, घूमना चाहूँगा। और यहाँ पे उन्होंने मित्रों का भी वर्णन किया। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने डॉक्टर नारायण विष्णु जोशी ने मंडी सुजालपुर में आकर शारदा शिक्षा सदन की स्थापना की थी। और 1940 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना डॉक्टर जोशी मध्य प्रदेश के पिछड़े अशिक्षित समाज में नवजागरण का प्रकाश फैलाना चाहते थे, और इंदौर में आकर मुक्तिबोध ने मंडी सुजालपुर के इस स्कूल में अध्यापन आरंभ किया। और इनसे पहले नेमिचंद जैन तथा प्रभाकर माचवे यहाँ आकर क्या करते थे, पढ़ते थे। नेमिचंद माचवे और मुक्तिबोध एक त्रिकुट मंडी सुजालपुर में ही नहीं अपितु मालवा और बरार में भी छा गया। उन दिनों उल्लेख करते हुए शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं कि धीरे धीरे सुजालपुर बौद्धिक वातावरण पर मार्क्सवाद छा गया। शाम को विद्वतापूर्ण भाषण होते, स्त्रियां की भी क्लासें लगती। डॉक्टर जोशी के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की सभी स्थापनाएं स्वीकार कर ली। मुक्तिबोध के उत्साह का क्या पूछना, वह तो जिस स्थिति को अपनाते थे पूरे प्राणपण से, क्योंकि इनके बारे में शमशेर जी कहते थे कि ये जो भी स्थिति अपनाते थे उसमें पूरा तन मन धन लगा देते थे, पूरे उसमें रम जाते थे, ऐसा कहा। और इन्होंने कहा जो इनका क्रियाकलाप तो जो था सन 1942 में मंडी सुजालपुर का शिक्षा सदन बंद हो जाने के कारण मुक्तिबोध के जीवन को उपार्जन की गंभीर समस्या पैदा हो गई। और समस्याओं से जूझते हुए भी मुक्तिबोध ने अपने परिवार वालों से कोई सहायता लेना उचित नहीं समझा, जबकि वे अंदर से टूट रहे थे। और सुजालपुर के शिक्षा सदन के बंद हो जाने पर मुक्तिबोध पुनः उज्जैन आ गए और प्रगतिशील लेखकों का फासिज्म विरोधी अधिवेशन 1944 ईस्वी मुक्तिबोध के संयुक्त में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता महापंडित राहुल संस्कृतायन ने की। अब तक मुक्तिबोध एक प्रयोगवादी कवि तथा साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। क्योंकि देखिए सबका जीवन, जितने भी आप कवियों का सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो सबका ही जीवन क्या है, संघर्षमय है। इन्होंने मुक्तिबोध का भी ऐसा ही जीवन रहा कि शुरू में इनको बहुत सारी सुविधाएं मिली, शिक्षा का मतलब सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाद में अचानक से स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि इनका भी जीवन क्या होता है, संघर्षमय हो जाता है। और उसी का वर्णन इन्होंने किया है कि मुक्तिबोध में स्थान परिवर्तन का क्रम जो है 1943-44 से आरंभ हुआ और यह उनके जीवन पर्यंत चलता रहा।
जीविका की तलाश में 1945 ईस्वी में वाराणसी आए और यहाँ हंस पत्रिका के संपादक में रहे, उसमें भी काम करने लगे। फिर वहाँ से थोड़ा सा मतभेद हो जाने के कारण वो 1946 में जबलपुर आ गए। वहाँ DN जैन हाई स्कूल में उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया, किंतु उनका विद्रोही स्वभाव उनके लिए अध्यापन से त्यागपत्र देने का कारण बना। इन दिनों मुक्तिबोध जबलपुर में छपने वाले समाचार पत्र जय हिंद में भी कार्य कर रहे थे और जो जबलपुर में अन्य साम्यवादी पत्र समता के प्रकाशन में मुक्तिबोध का सक्रिय सहयोग रहा और इन्होंने जो कार्य में एक परिवर्तन उस समय हुआ जब मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने उन्हें आकाशवाणी भोपाल में बुलाया और श्री मिश्र ने आकाशवाणी में मुक्तिबोध का स्थानांतरण सूचना विभाग में कर दिया। शासन द्वारा इन दिनों 2 पत्रिकाएं के प्रकाशन की भी योजना बनी और इसके संपादक का दायित्व मुक्तिबोध को ही दिया गया। प्रवृत्ति से अड़ियल मार्क्सवादी कवि एवं साम्यवादी विचारधारा के होने के कारण कांग्रेसी शासन ने मुक्तिबोध का जुड़ना उनके स्वभाव के विपरीत था। अब द्वारिका प्रसाद मिश्र के चाहने पर भी मुक्तिबोध की विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं हो सका और सूचना विभाग की नौकरी से उन्होंने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। क्योंकि जहाँ पे विद्रोही स्वभाव जिसका रहता है, चाहे किसी का भी हो, हमारा हो या आपका हो, तो वो थोड़ा सा भी मतलब नम्रता उसके अंदर मतलब ये नहीं रहेगा कि हम किसी के सामने झुके, तो वो जहाँ झुकता नहीं वो सीधे क्या होता है, क्रांतिकारी विद्रोही स्वभाव वाला वो सीधे रास्ता अलग कर लेता है, हट जाता है वहाँ से और वहाँ झुकना पसंद नहीं करता। तो ऐसा ही स्वभाव मुक्तिबोध का है और कई कवियों का आपने निराला का भी सुना होगा, ऐसा ही स्वभाव। ये थे जो शासन द्वारा इन दोनों ने इनका जो नहीं परिवर्तन हो सका, तो इन्हीं दिनों वे कृष्णानंद सोक्ता के तिलिस्मी और सनसनीखेज समाचार पत्र नया खून में कार्य करने लगे। नया खून में मुक्तिबोध के आ जाने से उनके लेखों में परिष्कार हुआ और पाठकों में इस पत्र के प्रति विशेष रुचि बढ़ती गई। धीरे धीरे नया खून मजदूरों और निर्धनों का पक्षधर बन गया और इसकी लोकप्रियता में मुक्तिबोध के आने के कारण वृद्धि हुई। अध्यापन, पत्रकारिता, संपादन, आकाशवाणी की सेवा तथा कई संस्थाओं से टूटते जुड़ते हुए मुक्तिबोध की जीवन यात्रा में कई ठहराव, विराम स्थल एवं परिवर्तन आए, किंतु गंभीर परिस्थितियां उनके जीवन में सदैव बनी रही। जीवन की इन्हीं विषम परिस्थितियों में उन्होंने आत्मसंघर्ष झेलते झेलते नई कविता का आत्मसंघर्ष समझा। उनके इस निबंध संग्रह में विद्यमान मध्यवर्गीय युवक, अभावग्रस्त कवि और दिवा स्वप्न के ताने बाने बुनने वाले रचनाकार का व्यक्तित्व मुक्तिबोध का अपना ही कवि व्यक्तित्व है। एक ऐसा व्यक्तित्व इसमें सामने दिखाई जाता है कि जिसमें आत्मसंघर्ष मतलब आत्मसंघर्ष झेलते झेलते नई कविता का आत्मसंघर्ष समझा। उन्होंने निबंध संग्रह से विद्यमान एक ऐसे कवि का वर्णन किया जिसमें अभावग्रस्त कवि, दिवा स्वप्न जो दिन में ही स्वप्न देखता है और ताने बाने बुले वाले रचनाकार अपना व्यक्तित्व बताते हैं। उनकी एक साहित्यिक की डायरी तथा नई कविता का आत्मसंघर्ष नामक प्रसिद्ध गद्यात्मक कृतियों की पृष्ठभूमि नागपुर एवं जबलपुर में ही बनी। चांद का मुंह टेढ़ा है संकलन में संग्रहित अधिकांश कविताएं भी इसी काल में रची गई। 1953 में नरेश मेहता, ये देखिए इनकी एक जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है और एक साहित्य की डायरी रचना में एक साहित्यिक की डायरी। दूसरा है चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत फेमस रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है और एक साहित्य की डायरी, ये दोनों फेमस अक्सर देखा जाता है कि नई कविता का आत्मसंघर्ष। इनका जो है चांद का मुंह टेढ़ा संकलन संग्रहित अधिकांश कविताएं जो इसमें संकलित है, चांद का मुंह टेढ़ा में कई कविताएं संकलित है और इसमें जो है कि अधिकांश कथाएं इसी काल में रची। 1953 में नरेश मेहता ने आकाशवाणी में परिचय और गजानन माधव से हुआ और वो समकालीन कविता में दो शीर्षस्थ रचनाकारों की निकटता के रूप में परिणत हुआ। अपने मित्रों की प्रेरणा से मुक्तिबोध 1954 में नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी MA किया, जिससे वहीं हिंदी के प्राध्यापक बन गए। MA करने के बाद विश्वविद्यालय में तो नहीं किंतु दिग्विजय कॉलेज नांदगांव में हिंदी के अध्यापक हुए और अपने जीवन के अंत तक यहीं अध्यापन करते रहे।
बाद में ये क्या हुए कि दिग्विजय जो राजनांदगांव में हिंदी के अध्यापक हो गए दिग्विजय कॉलेज में। जो इनका चांद का मुँह टेढ़ा है जो काव्य संकलन, इनमें कई कविताओं का संकलन देखा गया है। और इन्होंने देखिए मुक्तिबोध जो है इन दिनों उन्होंने कहा कि नई कविता का आत्मसंघर्ष जो अन्य निबंध नागपुर में प्रकाशित हुए, अंधेरे में, चंबल घाटी, ब्रह्म राक्षस, ये सब इन्हीं की रचना है। अंधेरे में देखिए, अंधेरे में बहुत लंबी कविता है, ये भी फेमस रचना है। अंधेरे में, अंधेरे में, ये लंबी कविता है, अंधेरे में। और इसमें भी कवि जो है कहते हैं कि वर्णन किए हैं कि वो राजनांदगांव में अध्यापन में संतुष्ट रहने के कारण अन्य नौकरियों की तुलना से इस सेवा के कार्य में वे अधिक तल्लीनता से लगे रहे। जीवन भर अभाव से जूझने वाले रचनाकार के जीवन में जब कुछ आशा की किरणें आई तो वे ऐसी गंभीर बीमारी के शिकार हुए कि वो बच नहीं सके। क्योंकि इसके बाद जो अब तो उन्होंने थोड़ा सा आराम से जीना सोचा, फिर उसी समय उनको ऐसी गंभीर बीमारी हुई। कह रहे थे कि उन जीवन भर अभावों से जूझने वाले थे और वे मेनिंजाइटिस तथा ब्रेन टीबी हो गई, उनको जो था ब्रेन टीबी हो गई। और गंभीर चिंतन एवं खौफनाक वारदातों को देखते देखते वे अर्ध विक्षिप्त से हो गए। अर्ध विक्षिप्त से थोड़ा सा नहीं कहते हैं लोग कि इनकी मानसिक हालत नहीं ठीक है, थोड़ा सा पागल टाइप बोलते हैं गांव में, या फिर कहते हैं इनके मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, कब क्या कर दें, कब क्या बोल दें, कब किसको नुकसान पहुंचा दें, ऐसा आपने सुना होगा। ऐसी इनको बीमारी हो गई थी। कब ये जब अध्यापन करते थे, जब अपने कार्यों से संतुष्ट हो गए, फिर भी मतलब संतुष्ट क्या हो गए, जब अंदर मन में हलचल रहती है या कुछ दुख विषाद रहता है तभी आदमी विकृति की उधर मतलब फंसता है, विकृति आ जाती है इनके अंदर। और इन्होंने इन दिनों उन्हें नींद कम आती थी, कभी कभी नींद में चौंक कर जागने पर दूर स्वप्न का उल्लेख करते थे। खौफनाक वारदातों तथा चिंताओं से उनका जो मस्तिष्क विकृत हो रहा था। चाबी जैसी सामान्य वस्तु भी जब खो जाती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई भयानक साजिश उन पर की जा रही है। थोड़ा सा डर जाते थे, अगर कोई चीज़ उनकी खो जाती थी तो वो सोच रहे थे कि कोई हमारे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं हुआ है लेकिन हमारे साथ कोई कर रहा है, ऐसा इनको लगता था। और जो फिर इसके बाद स्वास्थ्य इनका मुक्तिबोध का गिरता गया, जिसकी विरम परिणति फरवरी 1964 में पक्षाघात के गंभीर आक्रमण के रूप में सामने आई। मस्तिष्क स्रोत, ब्रेन टीबी एवं पक्षाघात के कारण बेहोशी की दशा में उन्हें भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया। अप्रैल मई 1964 ईस्वी में यहाँ की चिकित्सा ने उन्हें कुछ आराम मिला। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी चिकित्सा का व्यवहार वहन किया। जून में भोपाल के उसी चिकित्सालय में मुक्तिबोध की जिंदगी और मौत का संघर्ष पुनः शुरू हुआ। और बीमारी की अति गंभीरता की स्थिति में हिंदी के साहित्यकारों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री से सहयोग लेकर मुक्तिबोध को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया। यहाँ के डॉक्टरों ने उनकी चिकित्सा में बड़ी रुचि भी ली, किंतु 11 सितंबर 1964 को 11 सितंबर 1964 को 11 सितंबर 1964 को इनका देहावसान हो गया। 11 सितंबर 1964 को इनका देहावसान हो गया। इनको पक्षाघात, ब्रेन टीबी और ऐसा मतलब सदमा इनको पहुंच गया था, या ऐसी बीमारी लग गई थी, कहिए विकृत हो गया था, इनका मस्तिष्क जो था विकृत हो गया था। और छायावादोत्तर का युग का 11 सितंबर 1964 ईस्वी को छायावादोत्तर युग का यह नक्षत्र अंधेरे में से संघर्ष करते करते सदा के लिए क्या हो गया, खो गया, इनका देहावसान हो गया। अब मुक्तिबोध के साहित्यिक जीवन के क्रियाकलाप कुल 25 वर्षों के हैं, जिनका प्रयोगवाद और नई कविता के विकास से विशेष संबंध है। इस अवधि में अध्यापन, लेखन, पत्रकारिता, आकाशवाणी, महाविद्यालय अध्यापन आदि के माध्यम से मुक्तिबोध जीवन के हर स्तर पर संघर्ष ही करते रहे, साथ ही साहित्य को अपनी लेखनी से समृद्ध भी करते रहे। और डॉक्टर
जो इंद्रनाथ मदान ने लिखा कि यद्यपि यह बात पूरी तौर पर सत्य नहीं है, लेकिन कम से कम पंत जी और अज्ञे के संदर्भ में कि निराला और मुक्तिबोध ने अपनी बलि देकर कविता को बचा लिया। निराला का भी देखिए विरोधी स्वभाव, आपने सुना था, विरोधी हैं, क्रांतिकारी हैं, और इधर इनका भी स्वभाव कैसा था, मुक्तिबोध का भी ऐसा ही स्वभाव था। तो इनको कहा गया, इन्होंने कि निराला और मुक्तिबोध ने अपनी बलि देकर कविता को बचा लिया, पंत और अज्ञे ने अपने को बचा लिया, और किंतु कविता की बलि दे दी। व्यक्त ने दोनों को बचा लिया और राजकमल में दोनों की बलि दे दी। देखिए ऐसा मुक्तिबोध के साहित्यिक जीवन की बात है कि जो इनका साहित्यिक जीवन था वो पूरा क्रियाकलाप कुल 25 वर्षों का था। 25 वर्ष तक इन्होंने साहित्य में अपना योगदान दिया, और जिनका प्रयोगवाद और नई कविता में विकास में विशेष संबंध रहा। प्रगतिवाद से ही तो माना गया कि कई कवि थे जिसमें ये मुक्तिबोध और त्रिलोचन निकल जाते हैं, और फिर इसके बाद ये नई कविता में जाते हैं। तो इसमें कहते हैं कि प्रयोगवाद और नई कविता, प्रगतिवाद और नई कविता के विकास से विशेष संबंध है। ये अवधि में अध्यापन, लेखन और पत्रकारिता और आकाशवाणी इतना इन्होंने कार्य किया था अपनी इस 25 वर्षों की अवधि में, कि अध्यापन भी किया, लेखन कार्य भी किया और पत्रकारिता में काम किया। आकाशवाणी, महाविद्यालयी अध्यापन आदि के माध्यम से जो मुक्तिबोध जीवन के हर स्तर पर संघर्ष ही करते रहे। इन्होंने जीवन का जितना भी इनका स्तर था उस सभी में क्या किया, हमेशा संघर्षरत थे, संघर्ष करते रहे। और इनका इसी स्तर को देखते हुए कवियों ने इनके बारे में कहा कि निराला और मुक्तिबोध ने अपनी बलि देकर, अपनी बलि दी और कविता को क्या कर लिया, बचा लिया। और पंत जो हैं सुमित्रानंदन पंत और अज्ञे ने अपने को बचा लिया, किंतु कविता की बलि दे दी। बात कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि कविता की बलि दे दी, मतलब कविता नहीं, अपने आप को तो ये लोग सिद्धस्त थे, लेकिन इनकी कविता की बलि दे दी। और इन लोगों ने अपने आप को पूरा अपने आप को समर्पण कर दिया। व्यक्त दोनों को बचा लिया और राजकमल ने दोनों को बलि दे दी। जैसा बताया गया कि इन्होंने मतलब कि अपनी बलि देकर, अपना संघर्ष देकर, अपना पूरा जीवन त्याग कर इन्होंने क्या किया, कविता को बचा लिया। जो कविता का भाव था, वो जो कविता का है वो तात्पर्य, उन्होंने कविता को पूरा संजोए रखा। ऐसा मतलब कवियों ने इनके लिए कहा है। जैसा कि आप पहले भी, ये बहुत बीमार थे और इनको कई चीज़ हो गया था, एक ब्रेन टीबी भी हो गया था कि डॉक्टरों ने ब्रेन टीबी बताया और पक्षाघात बताया, मस्तिष्क शोध हो गया था। बेहोशी की दशा में उन्हें भोपाल में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसा कब होता है इंसान के, जब जाए तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है किसी बात को लेकर, ये किसी कर्म को लेकर या फिर ये समाज को लेकर। देखिए कबीरदास जी, आप किसी भी कवि, एक साहित्यिक कवि के बारे में पढ़ेंगे तो कोई साहित्यिक कवि ऐसा नहीं था, चाहे वो बहुत प्यार से पला हो, चाहे वो बहुत अच्छे घर से रहा हो या फिर वो गरीबी में रहा हो, कैसा भी पालन पोषण रहा हो, उसका संघर्षरत जीवन। ऐसा तो देखा जाए तो सभी का संघर्षमय जीवन है, लेकिन कवि का ही परिचय क्यों, क्योंकि कवि ने ही बताया है कि जीवन में ऐसी मतलब ऐसी स्थिति आती है, इस परिस्थितियों में भी कैसे रहा कवि, और उसका वर्णन करता है, जिसके सामने हम भी वर्णन करेंगे तो शायद हमारा भी आए। लेकिन ऐसा ही कवियों का वर्णन कि उनका जीवन संघर्ष में रहा और इस संघर्ष में जीवन में भी उन्होंने रचना कार्य करना शुरू की, मतलब अपना चलता रहा, उनका रचना कर्म चलता रहा। अब मुक्तिबोध ने, जैसा कि आपने कहा कि हमने इसको पहले बताया था कि ये प्रगतिवाद और नई कविता, प्रगतिवाद में जो कवि थे 3-4 कवि थे और इनकी उस कवियों में इनका वर्णन था कि इन्होंने कई तार सप्तक में भी थे, तार सप्तक में थे मलावा के विस्तृत मनोर मैदानों में घूमती हुई शिप्रा की, क्योंकि तार सप्तक जो अज्ञे प्रयोगवाद में थे उसमें मुक्तिबोध थे और प्रगतिवाद में थे, नई कविता में थे। इनका जो समय था, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र ने उन्हें आकाशवाणी में भी बुलाया था। आप सुने होंगे इनका, द्वारिका प्रसाद मिश्र का नाम, जो आकाशवाणी में थे, ये मुख्यमंत्री थे उस समय, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे द्वारिका प्रसाद मिश्र। और उन्होंने इन्हें आकाशवाणी में, भोपाल उस समय आकाशवाणी चलती थी, उस समय इनको भोपाल बुलाया और इन्हें कार्य वहाँ का दिया करने के लिए। और उस समय इनकी विभिन्न कविताओं में लोकमान्य तिलक की प्रतिमा का उल्लेख भी मिलता है। नागपुर में इनका निवास तिलक की प्रतिमा की सामने वाली शुक्रगरी गली में था
ऐसा नागपुर नगर में इम्प्रेस मिल के मजदूरों ने हड़ताल की थी। उस समय गोली चली तो मुक्तिबोध एक संवाददाता के रूप में वहाँ विद्यमान थे, जो भूल गलती कविता में विद्यमान, जैसे कि सुल्तानी जिगवतर चित्र इनके अनुभव में ग्रहण किया गया है। इनकी कई कविताएं ऐसी थी कि जिन्होंने घंटाघर, चौराहे का रूट मार्च अनुभव की देन है। जैसे हम किसी रास्ते से गुजरते हैं, जो अनुभव करते हैं उसको ही लिखना, इन्होंने भी घंटाघर का भी ऐसा वर्णन किया है। चौराहों का रूट मार्च और सुल्तानी जिगवतर का चित्र इन्हीं अनुभवों से ग्रहण किया गया लगता है। इनकी कई कविताओं में आने वाली कथई, बुर्ज, गुंबद, घंटाघर और चौराहों का जो रूट मार्च है उनके उन दिनों के अनुभव की देन है, जिसे वे जबलपुर, नागपुर में पत्रकार और संवाददाता के रूप में ग्रहण करते रहे। जैसा कि अब इनके जो इसके बाद वाला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें उनका सृजन कर्म, उन्होंने क्या किया था, क्या रचना किए थे, इसके बारे में हम अभी बताएंगे आपके अगले वीडियो में।